आज की वीडियो में चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की, एक सेपरेट वीडियो में चर्चा करेंगे झारखंड की। महाराष्ट्र पे बात करना आवश्यक है कि महाराष्ट्र की राजनीति पिछले 5 सालों में जो उठापटक के दौर से गुजरी और वहां पर इतने गठबंधन बने, इतनी सरकारें बनी कि महाराष्ट्र की जनता ने 5 साल में 3 अलग चीफ मिनिस्टर देख लिए। मतलब क्या ही राजनीति महाराष्ट्र की चल रही थी। कभी कोई गुट आगे, कभी कोई गुट पीछे, कभी किसी गुट में तोड़फोड़, कभी किसी गुट में तोड़फोड़, कब कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, कब कौन उप मुख्यमंत्री बन रहा है, कब किसकी सरकार चल रही है। देश की राजनीति में यही कुछ जो है महाराष्ट्र में घूम रहा था। चर्चा करना जरूरी है कि महाराष्ट्र में वर्तमान स्थिति क्या है और किसके तरफ हवा बह रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। जब बीजेपी शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा और उनको पूर्ण बहुमत मिला, तब सबको लगा क्या ही दिक्कत है, सरकार आराम से बन जाएगी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये धोखेबाज लोग हैं, इनके साथ हम, इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है, इसलिए हम इनके साथ सरकार नहीं बनाएंगे। और शिवसेना और बीजेपी का अलायंस टूट जाता है। अचानक से उद्धव ठाकरे चले जाते हैं एनसीपी और कांग्रेस के साथ और वहां पर सीएम बन के बना लेते हैं महाविकास आघाड़ी की सरकार। इमेजिन, आईएनसी, एनसीपी एंड शिवसेना। मतलब जो शिवसेना महाराष्ट्र की राजनीति हिंदुत्व के आधार पर करती है, वह एनसीपी और आईएनसी के साथ चली गई। राजनीति में ऐसा परिवर्तन या तो बीजेपी पीडीपी के साथ देखा गया था जम्मू कश्मीर में, वही कुछ यहां देखने को मिला। तो थोड़ा सा कट्टू पीछे चले, कैसे था शिवसेना और भाजपा का रिलेशन। तो बात करते हैं 1984 की, जब पहली बार महाराष्ट्र में शिवसेना और भाजपा का गठबंधन हुआ। शिवसेना के सभी कैंडिडेट भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़े और यहां से शुरुआत हुई उनकी राजनीति की। लेकिन 1984 से लेकर 1995 तक वह सरकार नहीं बना पाए। 1995 में बीजेपी और शिवसेना यह मिलकर सरकार बनाते हैं। मनोहर जोशी और नारायण राणे यह दो मुख्यमंत्री बनते हैं 1995 से 1999 के बीच में। इस दौर में शिवसेना महाराष्ट्र में बड़ा भाई का रोल निभाती रही इस महायुति गठबंधन में। अब 1999, 2004, 2009, 2014 इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2014 में बीजेपी और शिवसेना के बीच में दरार आ चुकी थी। बीजेपी अब कोशिश कर रही थी महाराष्ट्र में बड़ा भाई बनने की। कारण यह है 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला और फिर भाजपा के अंदर वो कॉन्फिडेंस आया कि महाराष्ट्र में हम जीत सकते हैं अपने दम पर। महाराष्ट्र में शिवसेना और भाजपा के बीच में गठबंधन नहीं हो पाता, सीट शेयरिंग नहीं बन पाती है और तब दोनों पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ती हैं। माना जा रहा है इसके पीछे अमित शाह का रोल था, क्योंकि अमित शाह चाह रहे थे कि महाराष्ट्र में अब डिसाइड हो जाए कौन बड़ा भाई है और कौन छोटा भाई। इस बात को लेकर चुनाव हुआ और भाजपा ने 122 सीटों पर विजय प्राप्त करी। 27% वोट शेयर इनको मिला और वहीं पर शिवसेना 63 सीटों को जीतकर आई। कुछ समय तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा। फिर एज यूजुअल दोनों की जो विचारधाराएं हैं वो एक जैसी थी। भाजपा और शिवसेना ने मिलकर सरकार बनाई और भाजपा ने पहली बार वहां पर मुख्यमंत्री पद को संभाला। देवेंद्र फडणवीस बनते हैं चीफ मिनिस्टर। 5 साल 12 दिन वह मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के। कट्टू 2019, भाजपा की और बड़ी मेजॉरिटी लोकसभा चुनाव में। तो अब विधानसभा चुनाव में कैसे भाजपा पीछे रहेगी। लेकिन इस बार दोनों पार्टी जो हैं वह गठबंधन में आती हैं और साथ चुनाव लड़ती हैं। अब इस पर क्या होता है कि चुनाव के नतीजे भाजपा और शिवसेना के पक्ष में आते हैं। अगर उस समय पे हम लोग चलें तो 2019 का जो केस था उसमें भाजपा को 105 सीट, 22% वोट शेयर, शिवसेना 56, कांग्रेस 44, एनसीपी 54, निर्दलीय 13, अन्य 16, 288 का यह पूरा आंकड़ा। जहां पर 145 चाहिए सरकार बनाने के लिए, जादुई आंकड़ा, वहीं पर 161 विधायक थे इनके पास। कोई दिक्कत नहीं। राज्य की जनता ने सोचा कि ये तो आराम है हमारे लिए, अब एक बहुमत की सरकार बन गई है, सुकून से यहां पर रहेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा सुकून गायब हुआ ना कि क्या ही कहा जाए। बीजेपी और शिवसेना के बीच में दिक्कतें बढ़ती जा रही। उद्धव ठाकरे
बोल रहे हैं कि बीजेपी और शिवसेना के बीच में कथनी और करनी का दिक्कत आ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने प्रॉमिस किया था कि हम तुमको बनाएंगे मुख्यमंत्री, लेकिन बीजेपी अब इस वादे से मुकर रही है और तभी शिवसेना गठबंधन तोड़ देती है। उनके पास 56 विधायक थे और वह चले जाते हैं एनसीपी और आईएनसी के साथ। एक नया गठबंधन बनता है, उसे महाविकास अघाड़ी कहा गया। लेकिन इसी बीच में एक और ड्रामा होता है। अचानक से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते दिखाई देते हैं और उनके साथ कौन खड़ा था? अजीत पवार। माहौल एकदम गर्मा गया। 5 दिन के लिए देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, क्योंकि अजीत पवार धोखा देके फिर चले गए शरद पवार के साथ। कि शरद पवार की अपनी विधायकों पर अच्छी पकड़ थी। अजीत पवार को लग गया कि विधायक उनके साथ नहीं आने वाले, इस वजह से सरकार गिरती है 5 दिनों के अंदर और फिर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती है। अब यहां पर माहौल फिर खतरनाक हो रहा है, क्योंकि शिवसेना का जो गुट है वह शिंदे को, एकनाथ शिंदे को चाह रहा है कि वह मुख्यमंत्री बने, लेकिन आईएनसी और एनसीपी यह चाह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। ठाकरे परिवार कभी भी सत्ता पर आसीन नहीं रहा, वह सत्ता को नियंत्रित करते थे, ना कि उस पर आसीन होते थे। लेकिन इस बार उल्टा हुआ। उद्धव ठाकरे पहली बार मुख्यमंत्री बनते दिखाई दिए और ठाकरे परिवार के यह पहले सदस्य थे जो कि किसी सत्ता पर आसीन हुए। अब उद्धव ठाकरे की यहां 2 महत्वाकांक्षाएं हैं। पहली कि बीजेपी ने जिस तरीके से शिवसेना को महाराष्ट्र में सबोटाज किया, बर्बाद किया, नीचे दबाया, छोटा भाई बनाया, वापस से शिवसेना को बड़ा भाई बनाना और हिंदुत्व की सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में खुद को बनाना, यह उनका पहला उद्देश्य था। और दूसरा था आदित्य ठाकरे को स्टैब्लिश करना, और जब तक वह भाजपा के साथ रहते आदित्य ठाकरे स्टैब्लिश नहीं हो पाते। लेकिन राजनीति में चीजें आसान तो है नहीं। कट्टू 2022 में क्या हुआ? 22 में हुआ एकनाथ शिंदे की बगावत। एकनाथ शिंदे ने मणिपुर के नबाम रेबिया केस, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों की सरकार बना दी थी, उससे इंस्पायर होते हुए बगावत कर दी और जाके मिल जाते हैं बीजेपी के साथ। उनके साथ 39 विधायक थे और सरकार बनती है एकनाथ शिंदे और भाजपा की। मुख्यमंत्री बनते हैं एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री बनते हैं देवेंद्र फडणवीस। अब यहां पर क्या केस हो गया? 2022 में शिंदे की बगावत के बाद 2 गुट बने, एक जिसे कहा गया महायुति या एनडीए और एक बना महाविकास अघाड़ी, जिसे आगे चलकर इंडिया नाम दिया गया। दोनों के अब गुट को समझ लेते हैं। भाजपा 106, शिवसेना 40, निर्दलीय 12, अन्य 9, टोटल 167। चाहिए कितना? 145। वहीं अपोजिशन 44, 16, 53, 1, 2, 116। ये तो थी शिंदे की कहानी। लेकिन अभी कहानी में ट्विस्ट बचा था। 2023 10 जून 25वां स्थापना समारोह एनसीपी का। शरद पवार घोषित करते हैं 2 कार्यकारी अध्यक्ष, प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले। अजीत पवार को कुछ नहीं मिला। जब पूछा गया कि अजीत पवार कहां जाएंगे, तो फिर उन्होंने कहा, शरद पवार ने, कि अजीत पवार तो विपक्ष के नेता हैं और क्या चाहिए उनको। अजीत पवार को समझ में आ गया कि अब सरकार में हमारे लिए कुछ बचा नहीं, विपक्ष के नेता के तौर पर कब हटा दिया जाए कोई नहीं जानता। अचानक से एक दिन एनसीपी को तोड़ते हुए वह जाकर मिल जाते हैं एकनाथ शिंदे और भाजपा की सरकार के साथ और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते दिखाई दिए। और यहीं से माहौल बदला। अचानक से दो पार्टियां 4 पार्टियों में कन्वर्ट हो गई और फिर महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक का दौर शुरू हुआ। अगर वर्तमान स्थिति देखी जाए पवार के आने के बाद, तो इस समय एनडीए, भाजपा की कुछ सीटें घटी, कुछ जो विधायक हैं वह सांसद बन गए। इस वजह से 102, शिवसेना 38, एनसीपी 40, निर्दलीय 14, अन्य 8, 202। महाविकास अघाड़ी 37, 16, 12, 1, 66। अन्य पार्टियां एआईएमआईएम 2, एसपी 2 और सीपीआईएम 1। तो इस तरीके से यहां की राजनीति में ऐसा परिवर्तन आपको देखने को मिला। अब सीधी बात है, असली शिवसेना कौन, असली एनसीपी कौन? इसको लेकर लोग जाते हैं चुनाव आयोग के पास और सीधे आपको पता है चुनाव आयोग जो सत्तारूढ़ दल होता है उसी की बात सुनता है। तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना को माना गया असली शिवसेना, तीर कमान दिया गया उनको। एनसीपी अजित पवार को माना गया ओरिजिनल एनसीपी, उनको मिला घड़ी का चुनाव चिन्ह। और ऐसे में वहां की राजनीति में आपको तगड़ा परिवर्तन देखने को मिला।
अभी माहौल बना हुआ है, क्योंकि एक दौर पे जब लोकसभा चुनाव हुए, उस चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने जैसा शानदार प्रदर्शन किया और एनडीए वहां पे हिलती दिखाई दी, अजीत पवार को वोट देने को बीजेपी का कैडर तैयार ही नहीं है, तो फिर दिक्कतें तो आएंगे, वह दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन हरियाणा चुनाव ने माहौल बदला बीजेपी के लिए, और अभी जो मामला 70-30 का महाविकास आघाड़ी की ओर जाता दिखाई दे रहा था, वो अभी 60-40 या 55-45 पर आकर टिका हुआ है। अगर कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के बीच जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छा हो जाता है तो दिक्कतें शायद कम हो, अदरवाइज हरियाणा का रिजल्ट दिखाई दे सकता है महाराष्ट्र में, क्योंकि वोटर्स भी बदले हैं। यहाँ पर 8.5 करोड़ वोटर 2019 के चुनाव में थे, अभी वह संख्या लगभग 9.5 करोड़ की हो चुकी है। लगभग 1 करोड़ नए वोटर ऐड हुए हैं, जिसमें पुरुष 4.9 करोड़ और महिला 4.6 करोड़ हैं। तो किसकी सरकार बनेगी, समय बताएगा। 23 नवंबर को पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र में सरकार किसकी बनती है। लेकिन राजनीति में महाराष्ट्र ने पिछले 5 साल में जो करामात दिखाए हैं वह भारतीय राजनीति में कम ही देखने को मिलते हैं। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, चर्चा करेंगे अगले वीडियो में झारखंड की। वहां पर भी चंपई सोरेन का जाना हेमंत सोरेन की सरकार को हिला गया है। क्या चंपई सोरेन ट्राइबल सीट में अपना प्रभुत्व दिखा पाएंगे? क्या वोट को बीजेपी की ओर ट्रांसफर करवा पाएंगे? बात करेंगे अगले वीडियो में। इजाजत दीजिए अपने दोस्त सुधांशु को, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। दोस्तों, अब मैं लाइव भी आने वाला हूं आप लोगों से चुनावी चर्चा के लिए, तो जुड़िएगा जरूर वहां पर। दोस्तों, इजाजत अपने सुधांशु को, लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।